नमस्कार साथियों। आज हम संख्या पद्धति के बारे में देखेंगे। संख्या पद्धति जो आपके प्रथम श्रेणी शिक्षक राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ्स के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर। तो आज से हम अपनी कक्षाएं शुरू कर रहे हैं और प्रथम टॉपिक आपके संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से है। चलिए, हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे जो पहले पढ़ेंगे, संख्याएं जो हैं कौन कौन सी होती हैं। तो बड़े स्तर पर देखते हैं तो संख्याएं दो ही प्रकार की हैं सिर्फ। एक है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी है जो वो है आपके काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार की संख्याएं। उसके बाद में हम वास्तविक संख्याओं जो हैं उनके प्रकार पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है, तो इसमें तो बड़ी कम संख्याएं हैं, बहुत ही कम प्रकार की हैं। लेकिन वास्तविक संख्याएं जो हैं इनका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हमको मिलता है। वास्तविक संख्याएं जो हैं उसमें क्या क्या आता है। तो वास्तविक संख्याओं को भी बड़े स्तर पे हम बांटते हैं, तो दो भागों में बांट देते हैं। एक है परिमेय संख्याएं, परिमेय, और दूसरी है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे परिमेय संख्याएं जो हैं उनके बारे में देख लेंगे, क्या होती है परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उनके बारे में देखेंगे। देखो, परिमेय संख्या के अंदर आप बहुत सारे टॉपिक्स के रूप में पढ़ सकते हैं। हम सबसे पहले हम प्राकृत संख्याएं लेंगे। प्राकृत संख्याएं जिनको आप नेचुरल नंबर्स कहते हो, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद में मैं नंबरिंग कर देता हूँ इसके बाद में हम लेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, यानी कि होल नंबर्स, होल नंबर्स। और इसके बाद में हम लेंगे पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद में हम लोग लेंगे सम एवं विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम और विषम, सम और विषम संख्याएं क्या होती है हमें पता होना चाहिए। तो सम और विषम यानी कि इवन एंड ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। इसके बाद लिखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, इसके बाद में हम लेंगे
सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम को प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो संख्या पद्धति रहेगा और इसके अंतर्गत हम इतनी सारी संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो हमने अभी बात की है संख्याओं के बारे में, संख्याओं के बारे में हमने बात की। तो संख्याएं जो है मैंने अभी पूर्व में ही बताया आपको दो प्रकार की, कौन कौन सी। तो सबसे बड़े स्तर पर है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक व वास्तविक संख्याएं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो काल्पनिक संख्याओं में क्या आता है, काल्पनिक संख्याओं में जो है हम सबसे पहले देखते हैं ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक हों और ऋणात्मक के साथ साथ अंडर रूट के अंदर हो या जिनका वर्गमूल हो, वर्गमूल लिया गया हो। जैसे हम लिखते हैं -16, इसका वर्गमूल जो होगा वो एक ऋणात्मक, मतलब ऐसी संख्या है जिनके रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या हो, ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या। और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे आपने लिखा -8, -7, इस प्रकार। तो रूट और रूट के अंदर जो है कोई भी ऋणात्मक संख्या होगी तो ऐसी संख्याएं जो है काल्पनिक के अंदर लेंगे। अच्छा, फिर वास्तविक संख्याएं, इनको छोड़कर शेष बची सभी संख्याएं, इनको छोड़ दो, जिनके आगे ऋणात्मक अंक है रूट के अंदर, केवल उनको आप छोड़ दीजिए। इसको छोड़कर शेष बची संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। क्या क्या आता है थोड़ा सा बता देता हूं वास्तविक संख्याओं के अंदर। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर आप देखोगे किसी भी प्रकार के नंबर ले सकते हैं। हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, अनंत तक हम संख्याएं ले सकते हैं, ये सब वास्तविक संख्याओं में आएगी। आप माइनस वाली संख्याएं भी ले सकते हो, जैसे -4, -5, -3, -2, -1, -8, और ये भी आपके अनंत तक जा सकती है माइनस के अंदर। इसके अतिरिक्त आप दशमलव वाली संख्याएं भी ले सकते हो, 1.23, 2.46, 5, या इस प्रकार की जो समाप्त भी नहीं होती है 2.0753, 0753, 0753, तो 0753 बार बार आता रहेगा, इस प्रकार की संख्या। या आप जैसे हमने लिख दिया 2.666666, इस प्रकार 6, तो ये इसी को हम एक अन्य रूप में भी लिखते हैं, जैसे 2.6, इसके ऊपर बार लगा दिया तो ये इसी को लिखा जाता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं भी क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। आपने कोई भिन्न वाली संख्याएं ली है, जैसे मैंने लिखा 4/5, 2/5, 2/6, 7, 3/22, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 21/5। तो इस प्रकार की संख्याएं, या मिश्र भी नाम ले ली 2 से 3/6, 6 मतलब 2 से 3/5, इस प्रकार की संख्याएं जो है वो भी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। तो आपको बड़ा बड़ा इतना सा ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जिनके अंडर रूट के अंदर कोई ऋणात्मक अंक लिखा हो तो ऐसी संख्याएं जो है काल्पनिक कहलाती है, और इनको छोड़कर शेष बची सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में देखेंगे, कितने प्रकार की है, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है।
तो अब हम देख रहे हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार। तो वास्तविक संख्याएं जो है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को भी हम दो भागों में बांटते हैं, परिमेय और अपरिमेय। कौन कौन से भाग हैं भाई? तो एक है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स, RATION, रैशनल नंबर्स। और इसके बाद में दूसरी है वो है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, इनकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, हर अंश और हर का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अपरिमेय संख्याएं, इन्हें हम जो है P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, इन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक परिभाषा हो गई परिमेय और अपरिमेय की। अब लेकिन इनमें आती क्या क्या है तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। पहले अपरिमेय के बारे में बता देता हूँ, तो फिर हम परिमेय को आसानी से समझ पाएंगे। तो अपरिमेय संख्याएं जो है वो हैं ऐसी संख्याएं, दशमलव वाली तो संख्याएं होंगी है, जैसे 2 पॉइंट, लेकिन इसके बाद वाली संख्याएं जो है वो कभी समाप्त नहीं होंगी। पहली कंडीशन क्या होगा? कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे मैं लिख देता हूँ 3 4 6 2 5 7 9 8 4 3 0 1 6 7 2 3 5 6। समाप्त हो रही है? नहीं हो रही, आगे समाप्त नहीं होगी, पहली कंडीशन। दूसरा, किसी अंक का रिपीट नहीं होगा। रिपीट का मतलब यह है लगातार उस संख्या का रिपीट नहीं होगा। जैसे मैं कहूं ये रिपीट यहाँ पे जैसे लिखा 2.36 36 36 36, इसको बोलते हैं रिपीट होना। या फिर ऐसे भी हो सकता है 1.5 543 543 543 543, इसको बोलते हैं रिपीट होना। या फिर ऐसे भी हो सकता है 3.275927592759, तो इनको बोलते हैं रिपीट होना। अंक कोई भी भले ही लगातार आए, लेकिन अंक जैसे 3 यहाँ है, यहाँ पे भी आ गया, लेकिन इसको रिपीट होना नहीं कहते हैं, क्योंकि एक लगातार क्रम रिपीट होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिनमें ना तो किसी का रिपीट हो, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, आवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, और ये संख्या समाप्त भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय कहते हैं। बाकी जो भी बचा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी संख्या मैंने बता ही दिया आपको, ये परिमेय कहलाएगी। जिनमें रिपीट हो रहा हो, भले ही समाप्त नहीं हो रही है लेकिन रिपीट हो रहा हो, ऐसी संख्या परिमेय है। इसके अतिरिक्त परिमेय का बहुत बड़ा क्राइटेरिया हमारे पास है, मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय जो संख्या है इनके बारे में हम देखेंगे। इनके बारे में प्राकृत संख्या है इन्हीं के अंदर चलो इसको अभी देखेंगे हम। अच्छा, पहले अपरिमेय को देख लेते हैं। अपरिमेय में क्या है? पाई जो है वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी आपने मान निकाला होगा 3.14। इस प्रकार से आगे संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती, एक बहुत बड़ा नंबर कभी समाप्त नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, ऐसी संख्या अपरिमेय है। इसके बाद में आप जितने भी वर्गमूल निकालोगे, अंडर रूट वाली संख्या है, धनात्मक संख्या है, जैसे आपने निकाला 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7। यहां पर आपने देखा होगा मैंने अंडर रूट में एक नहीं लिया, एक इधर आएगा,
वो क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। मैंने उधर √4 भी नहीं लिया, इधर लिया, वो परिमेय है। √4 का भी आप देखोगे पूरा निकल जाए, √9 का भी निकल जाता है। कितना निकलता है आपको भी पता है, 3। √16 बताते जाइए, हाँ बिल्कुल 4। और √25 इसका कितना निकलेगा, 5। √36, तो इनके मध्य में जो संख्याएं आएंगी 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये सारी किधर आएगी, इधर आएगी वर्गमूल के अंदर। ठीक है, तो √8 वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक बड़े स्तर के ऊपर परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस करना सीखा है। ठीक है, अभी इनके बारे में हम और पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो छोटा सा हर एक के दिमाग में होता है जब हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, वो एक ये बात है कि ये जो पाई है ना, पाई का मान कई लोगों को पता होता है कि पाई का मान जो है 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7। लेकिन 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। जबकि पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम क्यों कह देते हैं पाई का मान जो है 22/7 है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये इसके बाद में देखते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे थे हम, परिमेय संख्याएं, इनकी टाइप्स पढ़ने हैं हमको। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स, इनके बारे में हमने बात की थी कि इनको किसके रूप में लिख सकते हैं भाई, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जो नीचे वाला संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 हो गई तो फिर इसको ये नहीं कहेंगे, ध्यान रखने की बात है। यानी जिस भी संख्या को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटा करके p/q ऐसे लिख सकते हैं, बटा करके लिख सकते हैं, वो सारी क्या होंगी, परिमेय होंगी। तो इसके अंदर सबसे पहली जो बात आएगी वो आएगी प्राकृत संख्याओं की। किसकी, प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे हम। प्राकृत संख्याओं के बारे में आपने खूब बार सुना होगा, और प्राकृत संख्याओं को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब शुरुआत में जो है अंकों का खोज हुई, तो उस समय जो है हमने गिनना शुरू किया, अंकों को, वस्तुओं को गिनना शुरू किया। जैसे कि मैंने बोला आपको ये कितने पेन है, तो आप कहोगे सर एक है। अच्छा, मैंने आप पूछा कितने पेन है, तो आप कहोगे इसमें तो कोई पेन है ही नहीं। तो वहां पर अभी तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर आपके हाथ में 0 पेन है, लेकिन 0 की खोज शुरुआत में नहीं हो गई। ये बड़े मानसिक चिंतन का परिणाम है। हमारे भारतीय गणितज्ञों ने इस 0 की खोज की, लेकिन जब 0 की खोज नहीं हुई, उस समय जो संख्याएं विद्यमान थी या जिनके बारे में ज्ञान था, तो वो संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा गया। जैसे हम ये 1 से प्रारंभ होती है, किसी भी वस्तु की गिनती शुरू की तो 1 से की, 1 के बाद 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक। तो इन संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इसको n से भी दर्शाया जाता है। किससे, n से दर्शाया जाता है। तो अब आप कहोगे सर ये इसके क्राइटेरिया में आ रहा है क्या, p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या इनको, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया कोई भी अंक, इसके बट्टे में 1 लिख दिया, 1 किसी के भी बट्टे में लिखा जा सकता है, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 आप भाग दोगे 5 में, 5 ही आना, तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इन सभी को लिखा जा सकता है। तो ये सारी प्राकृत संख्या है। फिर हम दूसरा लेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम इस प्रकार समझते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, होल नंबर्स। देखो धीरे धीरे प्रगति हुई, ज्ञान में प्रगति हुई और 0 की खोज हुई। तो 0 की खोज हुई तो हमारे मैथ्स में ऐसा कहा गया, गणित में विषय को लेकर ऐसा कहा गया कि पहले ये संख्या अपूर्ण थी और 0 और ऐड हो जाने से ये संख्या आपको पूर्ण हो चुकी है। क्या हो चुकी है, पूर्ण। तो पूर्ण संख्याओं को आप समझिए और इसको जो है इसमें 0 और ऐड कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से चलती रहेगी गिनती। ठीक है, अनंत आ जाएगा, अनंत कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम जिसमें 0 और ऐड किया हुआ है इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में
और हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, यानी कि पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक, पूर्णांक वो होते हैं भाई, पूर्णांक का अर्थ होगा पूर्ण अंक। पूर्ण अंक, पूरा अंक, आधा अधूरा नहीं चलेगा। आधा अधूरा जैसे जैसे हम कहेंगे 1, 1.5, पौन, ढाई, ऐसे ढाई वाले शब्द नहीं चलेंगे। एक है तो एक के बाद में 2 ही आना चाहिए, 2 के बाद 3 ही आना चाहिए, इनके बीच में 3.5, 3 और 4 के बीच में 3.5, ऐसी संख्या पूर्णांक नहीं होती। यानी कि हम संख्या रेखा के ऊपर देखें तो संख्या रेखा के ऊपर आप देखते हैं मध्य में आता है 0, और 0 भी एक पूर्णांक है। 0 के इस ओर चलेंगे तो आपको ऋणात्मक संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है, जो भी आगे चलती रहेंगी, कभी समाप्त नहीं होगी। और इधर धनात्मक संख्या देखने को मिलेगी, ये भी कभी, इनका भी कोई पार नहीं है, और अपार है, ये भी कभी समाप्त नहीं होंगी। तो लेकिन पूर्णांक यही कहलेंगे जो मैंने अभी दर्शा रखे हैं, 0, 0 के बाद 1, 0 से पहले -1, -1 से पहले -2, तो सभी ऋणात्मक संख्या है, जिसमें भिन्न नहीं हो सकती, दशमलव वाली संख्याएं नहीं हो सकती। केवल जो पूर्ण संख्याएं हैं इन्हीं को हम पूर्ण संख्या, तो यहाँ तक की लोगे तो पूर्ण प्राकृत संख्या है, 0 और ऐड कर लोगे तो पूर्ण संख्या है, और इधर की ऋणात्मक भी ऐड कर लोगे तो ये सारे के सारे मिलके इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे और संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर्स। तो भिन्न संख्या है जिसमें अंश हो, हर हो, ठीक है, उसको भिन्न संख्या कहते हैं। ले लो, देखिए 4/5, 5/4, 3/2, इस प्रकार की इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या बोलते हैं। इसमें एक अंश होता है, हर भी होता है। तो आपने देखा होगा इस प्रकार की संख्या भिन्न संख्या कहलाती है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मैंने बारे में बताया आपको कि इसमें जो है q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। इसके बाद में हम ले लेते हैं सम और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं यानी इवन, सम संख्याएं, इवन नंबर्स क्या होगा भाई? इवन, इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, शेष कुछ भी ना बचे, ठीक है। 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और शेषफल कुछ भी नहीं बचे, उनको क्या बोलेंगे? सम संख्या है, ठीक है। यानी रिमाइंडर 0, ठीक है। आप 2 का भाग दो, 2 से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है भाई? तो देख लो, 0, 2, 4, 6, 8, 10, आगे भी है 12, 14, इस प्रकार चलती रहेंगी। तो ये संख्याएं जो है क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, विषम संख्या यानी कि ऑड, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा 1, 3, 5, जो इसमें नहीं आएगा वो इसमें आएगा 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से। तो ये बड़ा इजी टॉपिक है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर आप सभी को आता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शंस भी हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या बताया है मैंने? तो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने अभी बताया नहीं है। अभाज्य संख्याएं वो हैं जिनके जिनके जो केवल खुद के पाड़े में आए, सीधी सीधी बात है, जो केवल खुद के ही पाड़े में आती है और किसी के पाड़े में नहीं आती है, वो संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। या हम कह सकते हैं जिसके 2 ही गुणनखंड हो, जिसके जिसके केवल दो गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, जैसे कि
जैसे मैंने ले लिया 2, एक नंबर है 2, ये किस किस के पाड़े में आता है, एक के पाड़े में आता है और एक खुद खुद के पाड़े में आता है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। हम 3 के बारे में ले लेते हैं। 3 क्या चीज है, ये भी केवल खुद के पाड़े में आता है और एक के पाड़े में तो सभी आते हैं। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 5, 5 भी 1 एंड 5। फिर हम ले लेते हैं 7, 7 भी के बारे में भी आप देखते हो 1 एंड 7। उसके बाद में 11, तो 11 में भी आप देखोगे क्या आता है, मतलब जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जो केवल 2 ही संख्याओं के पाड़े में आते हो, तीसरे के पाड़े में नहीं आते हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। तो आप एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बना सकते हो, मैं लिख देता हूं थोड़े से, बाकी के आप ढूंढना 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं लिख देता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 7 11 13 17 19 23। अब आपकी हो गई बीच वाली संख्या है, किसी न किसी की 2 3 उसमें जैसे 3 के पार्ट में आ जाएगी तो वो भाज्य में चली जाएगी, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएगा वो। तो हम केवल अभाज्य पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आप ले 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद में 37। तो इस प्रकार से आप जो है 100 तक की प्राइम नंबर्स, 100 तक के प्राइम नंबर्स प्रैक्टिस करना, घर पे लिख के कोशिश करना, तो उसके बाद में हम देखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं 100 तक जो है, अब आप इन नंबर की काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो ये 25 नंबर हो जाएंगे। अगर आपके 25 है तो सही होगा, लेकिन आप चेक करना हो किसी के पहाड़ी में ना आए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया है। आपने अभाज्य गुणनखंड सीखे होंगे। अभाज्य गुणनखंडों में भी हम पहले इसका भाग देते हैं, फिर इसका जाना बंद हो जाता है, तब इससे ट्राई करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे, हम लोग जब भी किसी का भाग देते हैं, पहले 2 का देते हैं, 2 का ट्राई करते हैं, 2 का जाता है, जब तक 2 का जा रहा है हम 2 का देंगे, फिर 2 का जब जाना बंद हो जाता है तो हम 3 का ट्राई करते हैं, और 3 का जाना बंद हो जाता है, तब इसका इस प्रकार से क्रम चलता है। ठीक है, ओके। आगे आप देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य भाज्य संख्या क्या होती है भाई, इनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स यानी कि मैंने आपको अभी भी बताया है, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो तो होंगी अभाज्य संख्याएं, और जिसके ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, कम से कम कितने गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, कितने, 3 गुणनखंड हो, उनको हम क्या कहते हैं भाई, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 4, क्या लिया 4, 4 का भाग, 4 में 1 का भी भाग जाता है, खुद 4 का भी जाता है, इसके अतिरिक्त 2 का भी जाता है, तो 3 गुणनखंड हो गए, तो ये हो गई भाज्य संख्या। जिसके 2 ही रह गए वो होगी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज्यादा बढ़ गए, आगे हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 2 से ज्यादा 3 4 5 6 7 हो गए। जैसे हम ले लेते हैं इधर 12, 12 1 से भी विभाजित होती है, स्वयं 12 से भी होती है, 2 से भी होती है, 3 से भी होती है, 4 से भी होती है, 6 से भी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है, तो ये क्या चीज है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो कम से कम 3 हो, अधिक से अधिक तो कोई गिनती नहीं है, चाहे जितने हो, वो संख्या क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूँ चीज, क्या, तो 3 डिवाइडेशन हो सकते हैं, मैंने अभी आप रिवीजन मारना इसका। एक तो है अभाज्य संख्या, क्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। एक है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक है अपने, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभाज्य संख्या के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 5 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ऐसे और भी हैं। भाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हो गया, 9 भी एक भाज्य संख्या। इसके बाद में 10 हो गया। इस प्रकार से तो जिसके गुणनखंड 3 हो वो भाज्य कम से कम, जिसके 2 ही हो वो अभाज्य, और जिसके 2 से भी कम है। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसके 2 से भी कम? हाँ बिल्कुल है। तो वो है 1। एक के बारे में बता देता हूं, ये न तो ये है न तो ये है, न तो भाज्य न तो भाज्य, न ही अभाज्य, अभाज्य दोनों ही नहीं है। न तो ये है न तो ये है, न तो भाज्य न ही अभाज्य, दोनों ही संख्याएं ये नहीं है, क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड होता है। कितना? एक, और वो खुद स्वयं। जबकि यहाँ हमने देखा था इनके दो दो होते हैं, एक भी होता है और दो भी होता है। और यहाँ पर हमने देखा था इनके कम से कम 3 होते हैं। यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 9। ठीक है, तो कम से कम 3 हो वो भाज्य, कम से कम क्या फिक्स है, 2 हो वो क्या होगा? अभाज्य। और जिसके 2 से भी कम हो, ये 2 थे, ये 1 ही हो, वो ना तो ये है ना तो ये है, वो दोनों ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने भाज्य अभाज्य के बारे में सीखा, एक के बारे में भी जानकारी दी हमने। और चलिए तो हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में भी देखा, और वास्तविक संख्याओं के बारे में भी हम देख चुके हैं। 2 प्रकार की होती है, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। हमने काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी बात की है, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, और इसके बाद में हम कुछ ऐसी संख्याएं जो होती है जो दोनों का मिक्सर, यानी हमने ले लिया इधर -7, इधर हमने ले लिया 5। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का मिक्स करके कोई संख्या बनाए उसको बोलेंगे हम सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा √-7 इंटू 5, या ऐसे लिख लो आगे 5 इंटू -√7। तो ऐसी संख्याएं जो है उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी पूछ ले तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपके संख्याओं के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे, इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं के गुणों के बारे में। ओके।